हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपन ने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इसके अलावा हमने उनके एग्जांपल्स देखे थे और ये भी बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो हम उसको सेंटेंस फॉर्म में बोलते हैं जो वर्ड टफ होता है, उसके बाद हमने बताया था उसके वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो उससे इजी होता है, और सबसे इजी था हमारा जब हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में या हम कह सकते हैं कि उसको फॉर्मूलाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने को कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने को शो करते हैं या पहचानते कैसे हम। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का होना डिज़ायरेबल है, और जब वो केमिकल चेंज होता है तो वो हम कैसे पहचानते हैं, आज इस बात को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की हेडिंग हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने को यदि हमें पहचानना है तो उसमें हमारे पास 4 तरीके होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। उसमें पहला तरीका क्या होता है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, यदि स्टेट बदल रही है तो हम पहचान जाएंगे कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो चुका है। जैसे आप पढ़ते हो सेंटेंस फॉर्म में कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर देन वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। अब इसको सेंटेंस फॉर्म में बहुत तगड़ा है बोलना, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, लेकिन इसी को मैं जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, मैग्नीशियम प्लस एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, इस तरीके से लिखूँगा जो मेरे लिए इजी होगा। लेकिन सबसे इजी क्या होता है, सबसे इजी होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर, एयर में क्या होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है, बर्न करती है। तो व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह फिजिकल स्टेट में क्या चेंज हुआ कि यहाँ मैग्नीशियम पहले एक सॉलिड था, सॉलिड का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड था, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है मैग्नीशियम। तो एक क्रिस्टल सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। लेकिन जब ये बर्न हो गया तो ये वाइट पाउडर बन गया, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, सॉलिड बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेट बदल गई। पहले ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, लेकिन बर्न होने के बाद ये वाइट पाउडर यानी कि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर चेंज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कैंडल। जो कैंडल हम घर में जलाते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, वैक्स होता है। व्हेन कैंडल बर्न इन एयर, एयर में जब इसे बर्न किया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर वेपर और CO2 गैस बनती है। पहले इसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, और बाद में क्या हो गया कि इसकी स्टेट क्या हो गई, वेपर और गैस हो गई। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो आप कह सकते हैं कि भाई केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज हो गया मतलब केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, चेंज इन कलर। कलर बदल जाता है तो हम पहचान लेते हैं कि केमिकल चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वह लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है ना, पहले इनका कोई कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही लेड आयोडाइड बना तो येलो PPT बन गया, येलो प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब कलर चेंज हो गया, कलरलेस से कलर्ड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू the aqueous solution of copper sulfate, then the copper sulfide which is solid as a black PPT के रूप में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है ना, एंड H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कॉपर सल्फेट, कोई कलर मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जा रहा है तो कॉपर सल्फाइड का कौन सा प्रेसिपिटेट बन गया, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर जब कलर चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि केमिकल चेंज हो गया, इसके आधार पर पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यदि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा जाता है या इस गैस को इनके एसिडिफाइड सॉल्यूशन के अंदर एंटर कराया जाता है तो क्या बन जाता है, क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का पहले कलर कैसा था, ऑरेंज था, और अब क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो कलर चेंज होते ही हम ये पहचान लेंगे कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन कलर आ रहा है वो किस आयन के कारण आ रहा है, क्रोमियम के 3+ आयन के कारण आ रहा है। यहाँ क्रोमियम की जो स्टेट है वो किसके रूप में है, क्रोमियम 3+ आयन के रूप में है। तो इसका मतलब ये ग्रीन कलर किसके कारण हो रहा है, क्रोमिक आयन। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम 3+ आयन को क्या बोलते हैं, क्रोमिक, क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्या नाम है इसका, क्रोमिक आयन, ठीक है ना। क्रोमिक आयन कह सकते हो आप इसको, या क्रोमियम 3+ आयन के रूप में ध्यान रख सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा तरीका जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई है, मतलब केमिकल चेंज हो गई है। गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए, गैस निकलनी चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब जिंक ग्रेन्यूल को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पहले ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये हाइड्रोजन गैस है तो निश्चित रूप से गैस इवॉल्व होगी, और जब ये गैस इवॉल्व होगी तो हमने कहा था यदि इसके पास हम बर्नर ले जाएं या कोई भी जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, किसकी साउंड सुनाई देगी थी, आपने एक साउंड का नाम मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से H2 गैस का निकलना, ठीक है ना, तो H2 गैस निकलती है, इस बात को आप ध्यान रखें कि H2 गैस का इवोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन दूसरा बात कर लेते हैं, HCl के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन यदि हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में होता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बेटा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर बनता है, साथ में CO2 गैस एफर्वेसेंस के रूप में बाहर निकलती है, एफर्वेसेंस के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि ये जो CO2 गैस निकल रही है एफर्वेसेंस के साथ, झाग के साथ निकलती है, जैसे इनो जब पानी में डालते हैं तो झाग निकलता है कि नहीं निकलता है, तो उसी को हम बोलते हैं एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस के साथ ये बाहर निकलती है। और यदि इस गैस को आप फ्लो करा दें या रिएक्ट करा दें किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का उल्टा इसको लाइम वाटर कहते हैं। इसमें यदि हम फ्लो करा दें तो क्या बन जाता है, ये मिल्की कलर ऑब्टेन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका मिल्की कलर बन जाता है, प्लस H2 बनता है। तो यानी कि CO2 गैस निकली, CO2 गैस निकली, यहाँ पर आप कौन सी गैस निकली, H2 गैस निकली। तो यहाँ पर H2 गैस का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर CO2 गैस का इवोल्यूशन हुआ, और ये CO2 गैस फिर फाइनली लाइम वाटर से रिएक्ट करती है और मिल्की कलर दे देती है, मिल्क जैसा कलर दे देती है, और केमिकली हम उसको कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसलिए वो मिल्की कलर हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि चेंज इन स्टेट के आधार पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर पहचान सकते हैं, चेंज इन कलर के बेसिस पर हम पहचान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल चेंज हो गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, पॉप साउंड आपको बताया था मैंने ना लास्ट क्लास में, पॉप साउंड होती है जब इसमें कोई बर्नर या जलती हुई मोमबत्ती इसके साथ ले जाते हैं, ठीक है ना। और एक क्या होती है, CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है एफर्वेसेंस के रूप में, जो फाइनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहते हैं,
ठीक है ना, उसके साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 तो ये तरीके हैं कि जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं। और चौथा जो तरीका है चौथा कैरेक्टरिस्टिक यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पर भी हम पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर स्लैग्ड लाइम बनता है। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम का फॉर्मूला आता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ रिएक्ट कराते हैं और तो साथ में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। अब यहाँ पर एक टर्म ध्यान रख लीजिए बेटा कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ प्लस करके हीट लिखी हो, मतलब हीट रिलीज हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड बाय रिलीज ऑफ हीट आर नोन एज exothermic reaction, and those reaction in which heat is absorbed, यानी कि रिएक्टेंट साइड में प्लस लिखा हो, प्लस हीट लिखा हो, या प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखा हो, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दोज रिएक्शन विच अकर्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस विच अकर्स बाय रिलीज ऑफ हीट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट के बेसिस पर 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, या तो रिएक्शन होने के पश्चात या रिएक्शन होने के दौरान हीट निकलती है। जब निकलती है तो एक्सोथर्मिक, जो कंटेनर होगा वो गर्म हो जाएगा। और यदि हम ये कहें कि रिएक्शन के दौरान हीट ली जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके आधार पर भी हम ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला रिएक्शन बताया कि वाटर की रिएक्शन जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम से कराते हैं तो यहाँ स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। वहीं हम ये बात कहें कि जिंक ग्रेन्यूल की जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होती है। तो ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गए, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गए। वही यहाँ पर हम तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है BaCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बट यहाँ पर माइनस हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको यदि लेफ्ट में लाता तो प्लस हीट करके लिखता। तो रिएक्टेंट हीट ले रहे हैं और जब रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक टोटल 4 होती है। तो इन 4 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि केमिकल चेंज होता भी है या नहीं होता है। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं इन 4 पॉइंटों के आधार पर, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा क्या कि कोई भी अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, इसको हमें चेक करना होता है। यदि कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में होगी तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।